हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना असाइनमेंट 5 सीक्वेंस सीरीज का और इसमें एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के क्वेश्चंस दिए हुए थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या क्या रखा है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इन विच T7 इज 9, देन T1 T2 T7 को हमें लीस्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। T7 आपका 9 है ना। T1 T2 T7 के बारे में बात की जा रही है। आपको कोई कॉमन डिफरेंस दिया नहीं क्या, और पूछा क्या कि वो कॉमन डिफरेंस बताओ सो दैट कि ये टोटल प्रोडक्ट जो है T1 T2 T7 लीस्ट हो पाए। ठीक है, तो अगर T7 9 है तो दैट मींस कि A प्लस 6D आपका 9 था, तो T1 आपका A ही है ना। T1 को आप कैसे लिख सकते हो? A का मतलब क्या हुआ? 9 माइनस 6D है ना। और T2 को आप क्या लिखोगे? A प्लस D मतलब 9 माइनस 5D। आपको क्या करना है? T1 T2 T7 इस प्रोडक्ट को मिनिमाइज करना है। तो T1 T2 T7 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 6D 9 माइनस 5D इंटू 9, इसको मिनिमाइज करना है ना। तो आपने देखा 9 तो चलिए फिक्स है, उसमें क्या मिनिमाइज करोगे? इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 30D स्क्वायर और 5 और 9 50, ठीक है 99D। ओके, 5D इंटू 9 और 6D इंटू 9, तो 99D और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? 81। ये आपका प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, आपको इसको मिनिमाइज करना है। तो बताओ, ये तो मिनिमाइज होगा नहीं, ये तो फिक्स ही है। इसी को मिनिमाइज करेंगे और जिसकी मिनिमम वैल्यू कैसे क्रिएट होगी? एक क्वाड्रेटिक है ना, अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला की मिनिमम वैल्यू कहां पे क्रिएट होती है? अपने वर्टेक्स पे। तो इसका वर्टेक्स कहां पे आएगा? 99 अपॉन 60। ठीक है, माइनस b बाई 2 है ना, वही वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स कितना आया? 99 बाई 60, वहीं पे वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है? एपी है टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, इनफाइनाइट एपी की बात की जा रही है विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ डी। ठीक है, डी पॉजिटिव है आपका इफ एपी 1 से 3। अच्छा, फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस 3, फिर अगली बार फर्स्ट टर्म 3 कॉमन डिफरेंस 5, फिर 5 और 7 इज इक्वल टू एपी एम एन। अच्छा, इनके इंटरसेक्शन लिए जा रहे हैं। इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या हुआ? पहली एपी की बात करूं मैं तो पहली एपी में क्या टर्म्स है हमारे पास? 1, फिर कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 1 4 7 10 13 ऐसे करके टर्म्स है। दूसरी एपी की बात करूं तो उसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 3 8 13 20 नहीं 13 के बाद 18, कॉमन डिफरेंस 5 का है ना, ऐसे करके टर्म्स है। फिर आगे देखिए 5 7, तो 5 फिर कॉमन डिफरेंस 7, ये आपके एपी के टर्म्स हैं। तो इस एपी के अगर ये टर्म्स दिए गए हैं तो आपको निकालना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि सारे ऐसे टर्म जो कि कॉमन हो, ठीक है, सब में ओवरऑल कॉमन अपने पास दिखे। ठीक है, ऐसी चीजें जो कि ओवरऑल कॉमन दिख रही हो। तो कौन से टर्म्स कॉमन आएंगे? आप देखो, अगर मैं देखूं कि इन दोनों में कॉमन टर्म्स क्या होंगे, तो इसके लिए तो मैंने आपको मेथड बताया था कि पहला कॉमन टर्म खोजो और उसके बाद देखो कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। ठीक है, तो पहली दो सीरीज के बारे में हमने बात कर ली। तो पहला कॉमन टर्म क्या आ रहा है इन दोनों में? तो इन दोनों में पहला कॉमन टर्म हमारा 13 दिखा है ना, 13 हमारा पहला कॉमन टर्म दिखा। अब 13 के बाद इसी तरीके से अगर हम सेम चीज हम जैसे 2 के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही 3 के लिए अप्लाई कर लें। तो 13 इन दोनों में तो कॉमन है लेकिन यहां नहीं आया। ठीक है, तो तीनों में पहली कॉमन टर्म कौन सी है? तीनों में पहली कॉमन टर्म कौन सी है? ठीक है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और सोचे तो हमारे पास क्या दिख रहा है? 13 18 23, 23 के बाद आपके पास यहाँ पे 28 आएगा और 28 के बाद 33 आ जाएगा। और यहां पे अगर आप बात करें तो यहां पे आपके पास 33 भी नहीं आएगा, है ना।
तो हमारे पास पहली कॉमन टर्म कौन सी हो सकती है? 33 के बाद इधर से क्या आ रहा है? 40 आ रहा है ना, तो 40 हमारा टर्म भी नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। चलिए ऐसे ही देखते हैं, पहले एक बार पहले देखते हैं इन दोनों का, पहले दोनों का। तो पहले दोनों में तो हमें डायरेक्टली दिख गया कि पहले दोनों में पहला कॉमन टर्म आपका क्या दिख रहा है? 13, है ना। और कॉमन डिफरेंस क्या होगी? कॉमन डिफरेंस विल बी एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, ठीक है। तो ये 3 है, यहाँ पे 5 है, मतलब आप क्या चाहते हो कि 13 आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपका कितना होगा? 15 होगा। मतलब इन दोनों से जो कॉमन टर्म्स की एपी बनेगी, कॉमन टर्म्स में क्या आएगा? 13, 28, 43, ये सारे टर्म्स होंगे, है ना। ये सारे टर्म्स आपके पास कॉमन टर्म्स आ जाएंगे पहले दो में, ओके। अब सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में देखिए आप, मतलब अब इसमें और इसमें फिर से इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, कॉमन चीजें ही खोजना है। तो 5, 12, 19, 26, 33, फिर आगे क्या आएगा? 40 आएगा। 40 के बाद क्या आएगा? 47 के बाद 54, है ना। फिर 61 आगे निकल गया, ओके। पहली कॉमन टर्म हमें खोजनी है बस ओवरऑल। तो 58 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 58 के बाद हमारे पास 73 आएगा। 73 अगर आता है तो आपके पास 61 से 68, फिर 75 फिर से कॉमन नहीं मिलेगा, 82 ये भी नहीं मिलेगा। चलिए कुछ और तरीका मेथड यूज करते हैं, यहां से आगे ऐसे करते हैं, काम करते हैं। हमारे पास कॉमन टर्म्स जिन दोनों से जो मिले थे वो क्या थे? 13, 28, 43, 58, 73, यही सारे टर्म्स थे। इन सारे टर्म्स को मैं ऐसे कह सकता हूं ना, इसका जनरल टर्म अगर मैं लिखना चाहूं तो जनरल टर्म इस एपी का क्या लिखूंगा? इसका जनरल टर्म होगा 13 प्लस n-1 इंटू 15, कितना आएगा? 15n-2, ठीक है। आप क्या चाहते हो? ये 15n-2 इसके बराबर हो जाए, तो इसका जो जनरल टर्म लिखोगे वो क्या लिखोगे? इसका जनरल टर्म लिखोगे आप 5 प्लस 7n-1, दिस इज 7n-2, है ना। ये आपका जनरल टर्म रहा, ठीक है। लेकिन अब ये जरूरी तो नहीं है ना कॉमन टर्म रहने के लिए कि इसमें भी अगर n को 5 रखें तो यहां भी n को 5 रखें। हो सकता है इस सीरीज का 8th टर्म और इस सीरीज का 3rd टर्म बराबर हो जाए। जरूरी नहीं है ना कि यहां पे n और यहां पे n दोनों सेम होंगे। भाई अगर यहाँ पे 5th और इसका 8th टर्म बराबर होते हैं तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे n को 8 रखना पड़ेगा और यहाँ पे n को 5 रखना पड़ेगा, है ना। तो n और n ये दोनों आपस में बराबर है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो आउटकम आना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स आप ऐसा ले लो, इसको n1 मान लो, इसको n2 मान लो, और आप कह सकते हो कि 7n1-2 शुड बी इक्वल टू 15n2-2, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। 2 साफ हो गया, मतलब n1/n2 शुड बी इक्वल टू 15/7। अब आपको क्या पता चला कि n1 आपका एक इंटीजर होगा, n2 आपका एक इंटीजर होगा, ये बात तो पक्की है ना। तो n1/n2 15/7 कैसे हो सकता है? सबसे पहली बार n1/n2 15/7 तब होगा जबकि n1 और n2 इंटीजर चाहिए, तो इसका मतलब n1 को 15 होना चाहिए और n2 को 7 होना चाहिए, क्योंकि ये चीज इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकती है। तो मिनिमम वैल्यूज ऑफ n1 n2 एज इंटीजर्स, सो दैट n1/n2 इज इक्वल टू 15/7, फॉर विच n1 शुड बी 15 एंड n2 शुड बी 7। तो यहां से आपके पास आ गया कि n1 जब आप 15 लो या फिर n2 को आप 7 लो तो आपको पहला कॉमन टर्म मिलेगा। तो क्या मिल रहा है वो कॉमन टर्म? यहां से देखो, ये भी 103 बना लेगा और ये भी 103 बना लेगा, है ना। तो इसका मतलब पहली कॉमन टर्म आपकी क्या बन रही है? 103 बन रही है ना। तो आपके पास फर्स्ट कॉमन टर्म यहां से निकल करके आएगी 103, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो इन तीनों का आप कॉमन एलसीएम ले लो। तो वैसे भी यहाँ पे 3 था, यहाँ 5 था और यहाँ पे 7 था, तो 3, 5 और 7, मतलब कि इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा? 105, ठीक है। तो 103 आपकी फर्स्ट कॉमन टर्म होगी और 105 का आपको कॉमन डिफरेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है, ठीक है।
नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास लॉग के टर्म्स में कुछ दिया हुआ है और लॉग के टर्म्स में हमें सम निकालना है। तो आप देखो log 2x को अगर मैं t मान लूं तो पहली चीज t लिखी है, दूसरी चीज क्या लिखी है t/2, तीसरी चीज क्या लिखी है t/4, है ना। फिर नेक्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है t/8 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो गया आपका 2t हो गया 4 के बराबर, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और t कितना था आपका log x बेस 2 जो कि 2 के बराबर है। सो x इज इक्वल टू 4। अब आप x को रख दो, जो भी चीज निकालनी है आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या कहा गया है कि अल्फा गामा रूट्स हैं किसी इक्वेशन के, बीटा डेल्टा भी रूट्स हैं किसी इक्वेशन के, और a प्लस बी हमें फाइंड आउट करना है सो दैट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन HP। ठीक है, तो जो इक्वेशंस है वो कैसी हैं, वो इक्वेशंस आपकी क्या कह सकते हो आप, क्वाड्रेटिक ही हैं। तो आपके पास कहा जा रहा है अल्फा गामा आपके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस गामा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई, दिस इज इक्वल टू 4/a, एंड अल्फा इंटू गामा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई 1/a। ठीक है, सिमिलरली बीटा प्लस डेल्टा की बात करें तो बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 6/b, और बीटा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 1/b, ऐसा कुछ। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा को अपन HP में चाहते हैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपके HP में आ जाएं। तो आगे देखो, यहां से आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपके HP में है ना। तो अगर ये HP में है तो अल्फा बीटा गामा भी HP में है, तो सिंपल सी बात है, बीटा क्या होगा 2 अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा, और आपको ये दोनों रिलेशंस पता है। अल्फा गामा कितना है 1/a और अल्फा प्लस गामा कितना है 4/a, तो 2 इंटू 1/a अपॉन 4/a मतलब ये कितना हो गया हाफ, तो बीटा इज इक्वल टू हाफ, है ना। सिमिलरली बीटा गामा डेल्टा भी आपके HP में है, तो आप कह सकते हो गामा इज इक्वल टू 2 बीटा डेल्टा अपॉन बीटा प्लस डेल्टा। आपका बीटा डेल्टा कितना, ये रिलेशन पता है आपको, है ना। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 2/6 मतलब 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास बीटा और गामा की वैल्यूज आ गई। अब ये बीटा और गामा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्या थी कि बीटा आपका पहली इक्वेशन को बीटा आपका दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और गामा आपका पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बीटा को दूसरी इक्वेशन में रख दो, बीटा सेकेंड इक्वेशन किसको bx² माइनस 6x + 1 = 0 को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो x = हाफ रखने पे ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तो x = हाफ रख दिया, b/4 - 6/2 + 1 = 0, b निकाल। सिमिलरली गामा पहले वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वहां पे गामा की वैल्यू मतलब रूट की वैल्यू 1/3 रख दो और वहां से a निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग जीपी हुज थर्ड टर्म 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म एंड सेकेंड टर्म फॉर्म एन एपी। तो कई लोगों को तो पहले तो लैंग्वेज में इसमें कंफ्यूजन हुई होगी, हो सकता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, थर्ड टर्म मतलब AR², 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म और उनका प्रोडक्ट का 3 टाइम्स। ठीक है, एंड सेकेंड टर्म फॉर्म एन एपी, सेकेंड टर्म AR। ठीक है, ये तीनों आपके एपी में हैं। तो अगर ये तीनों आपके एपी में हैं इन इंडिकेटेड ऑर्डर, ठीक है, विद कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो इनका कॉमन डिफरेंस भी दे दिया गया है। ठीक है, तो अब आपके पास थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकती है, देखते हैं। आपके पास एक इक्वेशन है 3a² r³ माइनस AR² = कितना, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 1/8 है, और इसके बाद AR माइनस AR² इज 1/8 का ट्वाइस, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, तो 1/4, है ना। अब आप देखो क्या कर सकते हो, आप यहां से यूज कर सकते हो इसको
कि ए आर कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस आर, तो ए आर कैन बी रिटन एज 1/4 1 माइनस आर। ए आर आपका इसके बराबर है ना। अब इस पे आते हैं अपन, इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं, 3a² r² इंटू आर माइनस, ठीक है, ए आर इंटू आर इज इक्वल टू 1/8, यही था, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव हो जा रहा है क्वेश्चन, बट ठीक है, ए आर की जगह पे आप क्या रख दो, ए आर की जगह 1/4 1 माइनस आर रख दो, तो 3 इसका होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा 1/16 है ना, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, है ना, यही हो जाएगा। ये आपकी पूरी की पूरी टर्म आ गई है ना, माइनस ए आर इंटू आर, तो माइनस आर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस आर, ये भी आ गया, इज इक्वल टू कितना 1/8। ओके, तो ये आपके पास टर्म बन गई, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपके पास क्यूबिक वगैरह बनेगी है ना, लेकिन उस क्यूबिक में अपने को घबराना नहीं है, आर को तो मैं डिफरेंट वैल्यूज वगैरह पुट करके एक बार को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेथड यही है इसका, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, वो आपको यहाँ पे आर की क्यूबिक बना करके आर इज इक्वल टू कुछ रखो 1 1/2 1/3 है ना, क्योंकि उसने कही रखा है कि जीपी जो है आपकी डिक्रीजिंग है, तो आर आपका कैसा होगा 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो 1 से छोटा कोई आर रखो जो कि हिट एंड ट्रायल में इस क्यूबिक को सेटिस्फाई कर ले, ठीक है। क्यूबिक बन तो जाएगी ना, हाँ क्यूबिक बन जा रही है। नहीं, क्यूबिक की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, क्योंकि 1 माइनस आर का होल स्क्वायर आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब एलसीएम के तौर पे आएगा, और यहां से आर और यहां से 1 माइनस आर, तो हाँ क्वाड्रेटिक सही काम चल जाएगा। आर की ऐसी वैल्यू आपको बस लेनी पड़ेगी जो कि 1 से छोटी हो, ठीक है। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, किस तरीके से आपने इस रिजल्ट को यूज किया है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो आगे अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि ए बी सी जीपी में है, ए माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी आर इन एच पी। तो अब ए बी सी जीपी में है, इस बात से हमें थोड़ी सी इजीनेस हो गई क्या कि हमारे पास ए आर और ए आर स्क्वायर है, ए बी सी, ठीक है। और फिर कहा जा रहा है कि कुछ टर्म्स हमारे एच पी में है, तो यहां से हमारे पास आ गया 2/c माइनस ए, है ना, बल्कि ऐसे ही लिखो 1/a माइनस बी 1/c माइनस ए 1/b माइनस सी आर इन ए बी, यही आता है अपने को, कर दिया हमने। फिर आगे आपके पास बचेगा 1/c माइनस ए माइनस 1/a माइनस बी इज इक्वल टू 1/b माइनस सी माइनस 1/c माइनस ए। तो 1/c माइनस ए बी सी सबको ए और आर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए माइनस 1/a माइनस ए आर स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू सॉरी माइनस ए आर, यहाँ से 1/a आर माइनस ए आर स्क्वायर माइनस यहाँ से ए आर स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। तो 1/a आप देख सकते हो हर जगह कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ से क्या 1/r स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/1 माइनस आर इज इक्वल टू 1/r माइनस आर स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ठीक है, इतनी बात। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 और ये भी 1 नहीं, आर स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस आर ने इसको डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा आर प्लस 1 का निगेटिव, ठीक है, ठीक है। इसको मैं प्लस करके यहाँ पे आर माइनस 1 लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू, यहां से आप देखो क्या आएगा, यहां से आप आ जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इससे आपने डिवाइड किया तो ये क्या था आर इंटू 1 माइनस आर था ना, तो आर इंटू 1 माइनस आर था, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 1 माइनस आर, तो माइनस 1 माइनस आर माइनस यहाँ से कितना आएगा आर। तो आपके पास चीजें क्या निकल करके आ रही हैं, यहाँ से निकल करके आ रहा है 2 प्लस आर इज इक्वल टू, यहाँ से आ रहा है माइनस 1 माइनस 2r, ठीक है। तो आपके पास निकला 3r इज इक्वल टू माइनस 3 3r
इज इक्वल टू -3। तो r की वैल्यू निकल करके आ गई -1। ठीक है, r की वैल्यू आपके पास कितने निकल करके आ जा रही है? -1 निकल करके आ जा रही है। यही आ रहा है क्या? r+2 इज इक्वल टू -1 - 2r। तो माइनस ये 3r इज इक्वल टू आपका -3 यहाँ से दिख रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं इसे। AR² - AR माइनस AR² और AR² - A। तो 1/A आपका हर जगह से क्या? 1/r² -1। तो r² -1 यहाँ रखा, यहाँ पे आपके पास आया 1। यहाँ पे आप r+1 लिख दिया आपने। यहाँ पे आपके पास AR माइनस AR² था, तो r² -1 हमने कैंसिल किया, लेकिन r से मल्टीप्लाई करना भूल गए, है ना। इसको भी कर देते हैं, ठीक, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, इधर ओके, ये ऐसा कुछ बन गया। अब फिर आपके पास आ गया 2r + r² इज इक्वल टू -1 - 2r। तो यहां से देखो क्या बन रहा है, r² + 4r + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, हमने पूछा क्या गया? हमें पूछा गया a + 4b + c। ठीक है, तो आप देख सकते हो a + 4ar + c कितना है? AR²। तो अगर आप a को कॉमन लोगे तो बचेगा कितना? 1 + 4r + r²। तो ये आपकी वैल्यू कितनी है? 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही था कि हम सभी को a और r के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें। जीपी में हमेशा इस चीज का बेनिफिट लेने का कोशिश करना, हमेशा क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा जा रहा है कि A1 A2 A सभी AP में है और कुछ टर्म्स हमारे GP में है। H हमारा हार्मोनिक मीन है ऑफ A एंड B। देन हमें कुछ कैलकुलेट करना है। तो क्या कैलकुलेट करना है? A1 + A2n। A1 + A2n किसके बराबर होगा? A + B के बराबर होगा। सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म और फर्स्ट लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। तो A1 + A2n कैन बी रिटन एज A + B, और नीचे G1 × G2n क्या होगा? वो सब जब GP में है तो उसमें भी तो वो AB के बराबर ही हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। इजी, और प्लस सेकेंड टर्म पे आते हैं। सेकेंड टर्म भी हमारा क्या है? फिर A + B ही है, क्योंकि इसमें थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म की बात की गई थी। नीचे कितना है? AB है। ऐसे ही करके मतलब ये बार बार लिखा गया है। कहां तक लिखा गया है? AN + AN + 1। तो हमारे पास एक और AB लास्ट में भी आ जाएगा और नीचे ऐसा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। और कुछ H इज हार्मोनिक मीन, और इसको हमें एक्सप्रेस करना है इज इक्वल टू kn/20h। देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो आप देखो ये कितने टर्म्स हैं हमारे पास। ये टर्म्स हमारे पास कितने लिखे हुए हैं? ये टर्म्स हमारे पास लिखे हुए हैं n टर्म्स, है ना। n टर्म्स लिखे हुए हैं। कैसे पता चला? A1 पहला था, दूसरे वाले में A2 था, तीसरे वाले में A3 था, ऐसे करके nth वाले में AN से स्टार्ट किया गया है। तो हमारे पास ये टोटल n टर्म्स लिखे गए हैं। हमारे पास n टाइम्स A + B अपॉन AB। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2n अपॉन 2AB अपॉन A + B। ठीक है, सो दिस इज 2n अपॉन h। उसने कैसे लिखा? kn/20h। तो k कितना हो जाएगा? 40, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आसान सा क्वेश्चन है, अब इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि इसने क्या रखा है? A + B कितना है? 12 है, क्योंकि उसने दे रखा है AM 6 था, तो A + B कितना हो गया? 12 हो गया। और एक और रिलेशन उसने दे रखी है G² मतलब AB + 3 टाइम्स 2AB अपॉन A + B इज इक्वल टू 48। तो डायरेक्ट आपको बस फॉर्मूले रखने हैं। G² इज इक्वल टू कितना होगा? AB होगा, और H मतलब 2AB अपॉन A + B। आपको गिवन था A + B की वैल्यू क्या है, आप AB निकाल सकते हो। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरीके के क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया कि कभी 5, 55, 555, 4 टाइम्स 5 ऐसी चीजें हो तो सबको 9 में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो ओवरऑल 9 में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? 5/9 को कॉमन ले लोगे। ठीक है, 5/9 को आपने कॉमन लिया तो आपके पास टर्म क्या बचती है? आपके पास बचता है 99, है ना, अपॉन
5/9 कॉमन लिया तो 9/13, फिर 99 अपॉन क्या था 13 स्क्वायर था, फिर 999 अपॉन 13 क्यूब था, एंड सो ऑन, ऐसा करके n टर्म्स तक, नहीं इनफाइनाइट तक, सही। इज इक्वल टू 5/9, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाद में मल्टीप्लाई वगैरह हो जाएगा। सीरीज का सम आपको इसके करना है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, वही तरीका 10 - 1 10 स्क्वायर -1 ऐसे करके ब्रेक कर दो। तो दिस इज 10 - 1/13, दिस वन इज 10 स्क्वायर -1 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर, दिस वन इज 10 क्यूब -1 क्यूब अपॉन 13 क्यूब, ठीक है। ऐसे करके चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो 5/9 कॉमन, ठीक है। इधर से आपके पास क्या आया, इधर से आपके पास आ जा रहा है 10/13 प्लस 10 वाले सारे टर्म्स क्लब कर रहा हूं, 10 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अपॉन 13 क्यूब, है ना, अप टू इंफिनिटी, ठीक। -1 वाले सारे क्लब कर लो, तो 1/13 1/13 स्क्वायर 1/13 क्यूब, है ना, ये इंफिनिटी। तो आपके पास ये दो सिंपल इनफाइनाइट जीपीज लिखी हैं, इनका आपको सम निकालना है, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट जीपी, ये भी इनफाइनाइट जीपी, दोनों का सम निकाल लो। 5/9 बाहर में है ही, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये असाइनमेंट का डिस्कशन एंड होता है। नेक्स्ट में हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल।